नमस्कार, सुपरफास्ट अपने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादेच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने झारखंड के मंत्री के रूप में शुक्रवार को शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रामदास सोरेन को चंपई सोरेन की जगह झारखंड सरकार का मंत्री नियुक्त किया गया है। राजभवन में आयोजित समारोह में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दलों कांग्रेस एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी शामिल हुए। झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांगते ने रामदास सोरेन को मंत्री नियुक्त किए जाने का पत्र पढ़ा। इसके बाद राज्यपाल ने रामदास सोरेन को हेमंत सोरेन की कैबिनेट के रूप में शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया है। घाटी में चुनाव से पहले अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की कड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के पार आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करेंगे। इस बीच 28 अगस्त को खुफिया जानकारी से पता चला कि ये घुसपैठ तंगधार और माछिल सेक्टर से होगी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने आज अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। इस मौके पर विनेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सकारात्मकता महसूस हो रही है। विनेश ने कहा कि वाहिगुरु से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे शक्ति और हिम्मत दे, हमारे सभी प्रियजन स्वस्थ रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे, तरक्की करता रहे, यही मैंने प्रार्थना की है। वाहेगुरु मुझे आशीर्वाद बख्शे, मुझे ताकत हिम्मत दे। आज आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है मुझे। बस परमात्मा से, वाहेगुरु से बस ये आशीर्वाद लेने आई हूँ कि मेरे को ताकत और हिम्मत बख्शे। मैं जो भी जिंदगी में करना चाहूँ या हमारे आसपास के जितने भी हमारे अपने हैं वो सब स्वस्थ रहे। वाहेगुरु उन पे कृपा बनाए रखे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश उन्नति करता रहे। बस वाहेगुरु से यही है। देशवासियों ने प्यार दिया, उसके बारे में क्या है? बस बाबा का आशीर्वाद है, सब उनकी मेहरबानी है। मैं तो बस उनकी एक नेक बंदी मानती हूँ अपने आप को, और उन्होंने मुझे हिम्मत ताकत बख्शी है और आगे भी ऐसे बख्शते रहे। एक सही दिशा में हम एक मानवता के लिए काम करते रहे। बस ये आशीर्वाद बाबा से मांगते हैं। देश का क्या टारगेट है? लास्ट क्वेश्चन है, आगे के लिए क्या टारगेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में भाग लिया। वे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित किया और उसके बाद पालघर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया और शिलान्यास किया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट यानी कि GFF 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। ये भारत में त्योहारों का मौसम है। अभी जन्माष्टमी हमने मनाई है और खुशी देखिए, हमारी इकोनॉमी और हमारे मार्केट में भी उत्सव का माहौल है। इस फेस्टिव मूड में ये ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हो रहा है। और वो भी सपनों की नगरी मुंबई में। यूपी के गाजियाबाद में 14 साल की लड़की के साथ घर में घुसकर रेप किया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन होने लगा। गुस्साए लोगों ने आगजनी के साथ ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना के बाद पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और मामले को शांत किया। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के परिजनों ने दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि बुधवार की शाम करीब 6 बजे बिजली गुल होने पर 3-4 लोग पिछले दरवाजे से घर में घुस आए। कबाड़ का काम करने वाले आरोपी ने लड़की के साथ रेप किया और मारपीट की। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पाकिस्तान पर विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग खत्म हो गया है।
जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, धारा 370 खत्म हो गई है तो मुद्दा ये है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। So let me say this. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. प्रभागीय वन अधिकारी बहराइच ने बताया कि शुक्रवार सुबह बहराइच में 2 शेष भेड़ियों को पकड़ने और आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 महीनों में इस भेड़िए ने 7 बच्चों और 1 महिला सहित 8 लोगों को मार डाला है और अन्य 15 लोग घायल कर दिए हैं। 6 भेड़ियों में से 4 को पकड़ लिया गया है। चौथे भेड़िए को गुरुवार को पकड़ लिया गया और उसे वन विभाग के बचाव आश्रय में ले जाया गया। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह के अनुसार अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही है, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से दहशत के साए में है, वहां जो घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान एक मुख्यमंत्री को और नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही हैं। और देखिए, मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता। ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। पर ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के साए में है, वहां पर जिस तरीके से एक महिला के साथ जितना निंदनीय, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं? बदले में आप दोषारोपण कर रही हैं। आप दूसरे राज्यों में देख रही हैं। अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। आपका राज्य अगर संभला रहेगा, बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे। पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखें, हमारे देश के प्रदेशों को जलाने की सोच रखें? आपकी जिम्मेदारी आपके राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने की है। आप अगर उसमें नाकामयाब रहती हैं, आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना होती है, अगले दिन हुड़दंगई पहुंच जाते हैं और सारे एविडेंसेस को मिटा देते हैं। आपने अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था आपने स्थापित की है जहां पे पॉलिटिकल कैडर को आप सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती हैं, और वो लोग जब उनमें कमी पाई जाती है, भाई कौन था ये व्यक्ति जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया? कैसे उसको इतना एक्सेस मिला हुआ था? कैसे उसको इतनी छूट मिली हुई थी, जबकि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के इससे पहले इतने सारे चार्जेस थे? तो क्या ये आपके सरकार की, आपके सरकारी तंत्र की लापरवाही नहीं थी? और उसके बाद इस तरीके से दोषारोपण करना और दूसरे राज्यों को इस तरीके से धमकी देना, क्या ये एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? ये इनकी कमजोरी को दिखाता है, इनकी विफलता को दिखाता है। वक्फ विधेयक 2024 पर विस्तार से चर्चा विमर्श करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की दूसरी बैठक शुक्रवार को संसद भवन एनेक्सी में होगी। जेपीसी ने बिल पर अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार को कई मुस्लिम संगठनों को आमंत्रित किया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत ए उलेमा
मुंबई इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि शुक्रवार को जेपीसी की बैठक में बिल को लेकर अपना अपना पक्ष रखेंगे। गुजरात में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से चारों तरफ तबाही का मंजर है। घर, बाजार और सड़कें सब पानी में डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।